अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। वो एक अंधेरा कमरा था जहां वो परेशानी में इधर उधर भागते हुए शायद वो किसी चीज़ को तलाशने की कोशिश में कोशा थी। कहाँ हो तुम? तुम्हारे ख्यालों में हवा के झोंके के साथ गंभीर सरगोशी कानों के करीब उभरी। तेजी से रुख मोड़कर उसने पीछे देखा, मगर हमेशा की तरह अब भी अंधेरा ही उसका मुंह चढ़ा रहा था। खूबसूरत लग रही हो, तारीफ की गई, मगर वो आवाज़ के पीछे पागल, हर चीज़ से अनजान, बस उस इंसान के करीब जाने की तगवद में मसरूफ़ थी। मेरे करीब आना चाहती हो? सवाल पर उसने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। तो मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ। इसने अपनी चौड़ी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। पुरजोश अंदाज में वो उसका हाथ थामने की गर्ज से उसकी तरफ बढ़ी, मगर जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रही थी, इस इंसान की हथेली इतनी ही दूर होती जा रही थी। भागते भागते न जाने वो कहाँ निकल आई, मगर वो इंसान अभी भी उससे उतनी ही दूर था जितना कुछ वक्त पहले। फिर न जाने कैसे एक रोशनी की लकीर उस अंधेरे कमरे में फैल गई। भागते भागते थक जाने के बावजूद रोशनी देखते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अब मैं तुम्हें देख लूँगी। तो देख लो, तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो हर इजाज़त है। गंभीर सरगोशी दोबारा उसके करीब उभरी। वो भागकर उसके करीब आई, मगर इस बार ना तो हथेली दूर हुई और ना ही इसके होने का एहसास गुम हुआ। लेकिन जैसे ही वो हथेली को थामने लगी, धीरे धीरे उस इंसान का चेहरा रोशनी में आने लगा। वो उसका हाथ थामना भूलकर चेहरे को देखने लगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इसकी नींद टूट गई। ना तो वो इसका हाथ थाम पाई और ना ही चेहरा देखना नसीब हुआ। रूह, आ जाओ यार, और कितनी देर लगाओगी? बस 2 मिनट आई। सफ़ेद जीन्स पर फुल स्लीव गुलाबी टॉप पहनकर, लिप ग्लोस और आंखों में काजल की धार डाली, घुंघराले बालों को कमर पर फैलाया, फिर वाइट सैंडल और ब्रेसलेट पहनकर गले में स्कार्फ लपेटा और बैग उठाकर फ़ायज़ा के साथ आ खड़ी हुई। चलो, आज देर हो जाएगी। कितना सोती हो तुम? फ़ायज़ा के शिकवे पर वो खुलकर हंसी। क्या करूँ, इतना सोने के बाद भी हमेशा मिस हो जाता है। वो अपने ख्वाबों की बात कर रही थी, जहाँ रोज़ाना उसे ख्वाब में कोई पुकारता था। इसका मजबूत हाथ जब रूह के सामने अपनी चौड़ी हथेली फैलाता तो वो चाहकर भी खुद को इसके करीब जाने से नहीं रोक पाती थी। मगर जितना वो उसके करीब जाती, उतना ही वो इंसान घने अंधेरे में उसे दूर होता चला जाता, और एक मुकाम ऐसा आता जहाँ रोशनी की एक लकीर में वो उसका चेहरा देखने के करीब होती, मगर ऐन वक्त पर ना चाहकर भी इसकी आँख खुल जाती। अभी भी वो इसी बारे में सोच रही थी, तभी फ़ायज़ा की बात पर चौंक उठी। देखो रूह, ये ब्लैक कलर की कार 3 दिन से हमारा पीछा कर रही है। वॉट? पीछे मुड़कर देखने में वाकई एक काले रंग की कार उनके पीछे पीछे आती नजर आई। आर यू श्योर? फ़ायज़ा, तुम्हारा शक ठीक सही है, 100%। मैं 3 दिन से इस बंदे को नोट कर रही हूँ। पहले मुझे अपना वहम लगा, मगर अब मुझे यकीन हो गया है ये हमारा ही पीछा करता है। ओके, फिर ज़रा ड्राइविंग मुझे करने दो। सीट एक्सचेंज करके वो ड्राइविंग सीट पर आई, नाजुक हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमाए, बैक व्यू मिरर में गाड़ी की तरफ देखा। लेट मी चेक मिस्टर, तुम कितने पानी में हो? और फिर ड्राइविंग करते हुए गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया जब फ़ायज़ा को लगा उनकी गाड़ी शायद हवा के दोष पर चल रही है। रूह, स्पीड कम करो प्लीज़। रूह, फ़ायज़ा की आहो पुकार उसके कानों तक शायद पहुँच नहीं रही थी। उसके सर पर तो शायद कोई जुनून सवार था, और ये जुनून उस कार वाले की हठधर्मी देख कर आया था, जिसने अपनी गाड़ी की स्पीड भी खतरनाक हद तक तेज़ कर रखी थी। पुलिस की गाड़ियों का हॉर्न सुनकर फ़ायज़ा के होशान खता हो गए। रूह, उसके बाजुओं को पकड़कर हिलाते हुए फ़ायज़ा ने उसे रोकने की कोशिश की। लीव मी, वो एकदम चीखी तो फ़ायज़ा ने सहम कर अपने हाथ पीछे हटाए। ब्लडी डैश इंसान, आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। वो तो शायद और स्पीड बढ़ाती, मगर ऐन उसी वक्त पुलिस की गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आई और अचानक ब्रेक लगने पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। लंदन की सड़कों पर बिला वजह दिन दहाड़े रैश ड्राइविंग करते हुए उसने सिग्नल भी तोड़े थे। तभी पुलिस ने उसका पीछा किया, मगर उसके ब्रेक लगाते ही वो काले रंग की कार तेज़ी से आगे निकल गई। पुलिस की कुछ गाड़ियाँ इसके पीछे भी गई, मगर इस वक्त विंडो सीट का शीशा नीचे सरका और वहाँ से एक हार्ट शेप बलून निकल कर हवा में उड़ने लगा, मगर इस गुब्बारे पर लिखी तहरीर ने रूह के दिमाग को झंझना कर रख दिया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम मेरी जान। चले पुलिस स्टेशन। रैश ड्राइविंग और सिग्नल तोड़ने के केस बनता है आप पर, सेम यही केस उस इंसान पर भी बनता है। इसको तो आपने जाने दिया। वो तड़क कर गोया हुई। वो भी आ रहे हैं अभी, आप चले हमारे साथ। वेट, मुझे एक फ़ोन करने दो। देखिए मैडम, अब जो भी करना है वो स्टेशन जाकर कीजिएगा।
वो लोग शायद किसी किस्म की रियायत बरतने के मूड में नहीं थे। मैं उस इंसान को जान से मार दूंगी। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। रूह ने मुठ्ठियां भींचकर अपना गुस्सा उतारा। तुमने ही पंगा लिया था, हम किसी और तरीके से उसे हैंडल कर सकते थे। तुम कहना चाहती हो गलती मेरी है, जबकि उसके पास तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारा पीछा क्यों कर रहा था फजूल? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या पता वो हमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता हो। फायजा की बात पर वो भुंचकी रह गई। अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी वो हमारा पीछा कर रहा है, और अभी तुम्हें वो इंसान शरीफ लग रहा है। लेकिन मैं तुम्हें आगाह कर दूं, वो शरीफ नहीं बल्कि एक नंबर का लफंगा था। जाते जाते गुब्बारे पर मुझे जो लिख कर दिखाया वो तुमने देखा कि नहीं? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, ना ही कोई गुब्बारा देखा। वो साफ मुँह कर गई। रूह ने अपना सर पीट लिया। बेवकूफ़, वो मुझे बोल कर गया है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मेरी जान, इसका मतलब समझ रही हो? वो मुझे चैलेंज कर रहा था। क्या पता वो तुम्हें चैलेंज ना कर रहा हो, उसने तुम्हें जान बोला है। अच्छा तो बताओ, इस हरकत के पीछे उसका इरादा क्या हो सकता है, और तुम बिला वजह इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? मैं तरफदारी नहीं कर रही, बल्कि सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हूँ। फायजा ने समझदारी का मुजाहिरा किया। रूह ने चिढ़कर इसके बालों को नोचना चाहा, मगर लेडी कांस्टेबल ने इसे ऐसा करने से रोका। आप अपनी लड़ाई बंद कर दें, इधर तवज्जो दें, आप पर केस बन रहा है। केस माई फोटो। उसने दांत पीसे। अभी मेरे डैड को फ़ोन करें, वो यहाँ आकर सब सुलझा देंगे। आपका जितना भी फ़ाइन बनता है वो भी आपको दे दिया जाएगा। रोज़ ये कोई पाकिस्तान की पुलिस नहीं है जो हमारे नखरे सहेगी। एक पुलिस अफसर इनकी तरफ कड़े तेवरों से बढ़ने लगा तो फायजा ने खींचकर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। मगर फायजा, बहस नहीं, रूह। अंकल को फ़ोन करो, दिमाग से काम लेना होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। रूह उसकी बात से मुत्तफिक हुई। अरे देखो देखो, मुझे लगता है ये वही इंसान है जो उस गाड़ी में बैठकर हमारा पीछा कर रहा था। फायजा ने रूह की तवज्जो उस आदमी की तरफ दिलवाई जिसे पुलिस अभी अभी पकड़ कर लाई थी। क्या तुम ये यकीन से कह रही हो? नहीं, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ। चलो देखते हैं। वो इसे साथ लिए इस इंसान की तरफ बढ़ने लगी। पुलिस वाले ने दोबारा इसे इधर उधर जाने से रोका। यार, ये पुलिस वालों ने अलग से दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। पता नहीं डैड कब आएंगे और कब हमें यहाँ से छुटकारा हासिल होगा। हम कहीं नहीं जा रहे, बस इनसे बात करने जा रहे हैं। जो हमारे साथ ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया, वो इंग्लिश में उस अफसर को बोलते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ी। हे मिस्टर, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? इससे मुखातिब होते हुए उसने लहजा खालिस उर्दू रखा था कि यहाँ के लोगों को समझ न आए, वरना शायद बदतमीज़ी का एक और केस बन जाता। क्या आपने मुझसे पूछा? उसने रुख मोड़कर रूह की तरफ देखा। बस वही एक लम्हा था जब रूह को लगा शायद घड़ी की सुई अपनी जगह साकत हो गई है। धड़कन की धक धक कानों में साफ सुनाई देने लगी। आसपास का मंजर भी शायद साकित होकर रह गया था। दराज कदों कामत, मजबूत बॉडी, गहरी काली आंखें जो शायद उससे कुछ कह रही थी, या फिर शायद उसे ही ऐसा लगा। तुम हमारा पीछा कर रहे थे? टूटे फूटे लफ्ज़ों में वो सवाल गो हुई। दिल की हालत उसे देखकर अजीब हो गई थी। ऐसे तो दिल पहले कभी नहीं धड़का था। मैं तो आपका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन शायद आप ही मुझसे से रेस लगाना चाहती थी। तभी तो देखिए, मुझे आपकी वजह से यहाँ आना पड़ गया, वरना एंडी यहाँ कभी नहीं आता। इसके इंकशाफ पर रूह ने छोटी आंखें करके फायजा की तरफ देखा, जो घबरा कर अब पूरी बतीसी की नुमाइश कर रही थी। मुझे लगा ये हमारा उसने सफाई पेश करना चाहिए, मगर तुम घर चलो, तुम्हारा तो मैं हिसाब करती हूँ। रूह ने दांत पीसे। ठीक है मिस्टर एंडी, तुम हमारा पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन बिला वजह हमसे रेस लगाने की ज़रूरत। वाकई बिला वजह रेस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, मगर जब एक खूबसूरत लड़की चैलेंज करे तो चैलेंज एक्सेप्ट करने में ही अक्लमंदी है। पैंट की जेबों में हाथ डालकर वो इसकी आंखों में झांकने लगा। उसकी इस हरकत पर रूह का दिल डूब कर उभरा। मुझे लगता है ये इंसान मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। क्या कहा आपने? वो थोड़ा सा इसकी तरफ झुकाया। कुछ नहीं। वो इसे मुँह चढ़ाकर दूसरी तरफ चली गई। मिस्टर एंडी, चूँकि आप पर सिग्नल तोड़ने का जुर्म आयद नहीं है, इसीलिए आपको सिर्फ फाइन भरना पड़ेगा। पीछे से एक पुलिस अफसर ने शायद उसे पुकारा। एंडी, ये कैसा नाम है? इसकी पर्सनैलिटी के साथ तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। रूह ने बुरा सा मुँह बनाया, फिर चोर नज़रों से इसकी तरफ देखा जो टेबल पर झुका कोई फाइल साइन कर रहा था। ना जाने उसे क्या सोची जो अपनी ब्लू जैकेट की हुडी सर पर ले ली। रूह ने उसकी हरकत को बगौर नोट किया। तभी वामिक भागता हुआ इसकी तरफ आया। क्या हुआ मेरी
बेटी को तुम लोगों ने उसे जेल के अंदर तो नहीं डाला? जैसे ही वामिक उसकी तरफ बढ़ रहा था, एंडी वहाँ से निकलता चला गया। फिलहाल नहीं वामिक खानज़ादा, तुमसे मुलाकात कुछ वक्त बाद होगी। जैकेट की जेबों में हाथ डाले उसके चेहरे के तासुरात पहले के बरक्स अब हद दर्जा सख्त हो गए थे। तुम दोनों को क्या ज़रूरत थी किसी के साथ रेस लगाने की? ये पाकिस्तान तो नहीं है जहाँ तुम कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करोगी और कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। जानते भी हो कितना बड़ा फ़ाइन भरना पड़ा मुझे। इसके अलावा दोनों पर केस बनता था, जहाँ तो रिश्वत खिलाकर भी बात नहीं बनती। अगर तुम दोनों की कई लोगों से सिफारिश लगवा कर कसमनामा साइन न करवाया होता तो आज तुम दोनों जेल में सड़ रही होती। वामिक ने घर आते ही उन दोनों की क्लास लेना ज़रूरी समझी। डैड, मुझसे गलती हो गई, इसमें फ़ायज़ा की कोई गलती नहीं है। रूह ने सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लिया। मैं जानता हूँ आज तक इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है, अब बिगाड़ा है तो भुगते। रूह ने दोनों बाजू वामिक के गर्दन के गिर्द हाइल किए। हाँ, मैंने तुम्हें बिगाड़ा है तो इंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, मगर ये जेल जाने वाली बात गलत है। मुझे क्या पता था इतनी सी बात पर हमें जेल हो जाएगी। वो ढिलाई तो ध्यान रखना चाहिए था। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है। अच्छा, अब तुम दोनों घर में ही रहो, आज कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वामिक ने इन दोनों को सख्ती से वार्न किया। लेकिन आज तो रूह के सबसे बेस्ट फ्रेंड की शादी है। फ़ायज़ा दरमियान में बोल पड़ी। अच्छा, ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? वामिक का लहजा सख्त हुआ। जोसेफ की फ़ायज़ा ने भी जवाब देकर रूह की तरफ देखा। ओह शिट, इस बारे में तो मैं भूल ही गई थी। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, तुमने मुझे याद दिला दिया, वरना जोसेफ तो मुझे कच्चा चबा जाता। रूह इसके हाथ थाम कर खुशी से उछल पड़ी। तुम दोनों बाहर जाने के बहाने मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? डैड, आप तो मुझ पर किसी शकी हस्बैंड की तरह शक कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो कन्फर्म कर रहा था। तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ देर आराम कर लो, फिर शाम को शादी में जाना है। इन दोनों के वहाँ से जाते ही वामिक ने जोसेफ का नंबर मिलाया और इससे शादी के बारे में कन्फर्म किया, क्योंकि फ़ायज़ा के मुताबिक आज उसकी शादी थी। बिल्कुल सही खबर पर वो चुप हो गया। पिलर के पीछे खड़ी फ़ायज़ा ने तंजिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। इस दौरानिए में मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हो गई हूँ वामिक खानज़ादा। सर झटक कर वो रूह के कमरे में चली गई। उन दोनों को तो आज शादी में चले जाना था, इसीलिए वामिक खानज़ादा अपने काम के लिए इस घर में आया था, जहाँ बेड पर लेटा काले रंग का एक आदमी उसका मुंतज़िर था। मास्क लगाकर वह इसके करीब गया और इसकी हालत का जायज़ा लेने लगा, ताकि अंदाज़ा लगा सके उसकी हालत में पहले से सुधार आ रहा है या नहीं। मैंने जो वर्जिशें तुम्हें बताई थी, क्या तुम वो सब कुछ कर रहे हो? हाँ, कर तो रहा हूँ, लेकिन 2 साल होने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो रहा। वो कुसेले अंदाज में मुंह बनाकर बोला। तुम निहायत ही कोई नाशुक्र इंसान हो। कल तक पूरा वजूद गल सड़ रहा था, 1 हफ्ता दवाइयाँ नहीं लेते थे तो जिस्म में कीड़े पड़ जाते थे। आज तुम सही हो, तुम्हारे जिस्म से बदबू भी बहुत कम आती है और ज़ख्म भी भरने लगे हैं। इसके बावजूद भी तुम कहते हो तुम ठीक नहीं हो रहे। अभी कुछ वक्त लगेगा, ठीक हो जाओगे, वामिक ने तनफर भरे अंदाज में जवाब दिया। मुझसे ये गुस्सेले अंदाज में बात करने की ज़रूरत नहीं है। गलती तुम्हारी है। तुम्हारी दवाइयों में इतना दम नहीं कि मुझे 2 साल के अंदर भी मुकम्मल तौर पर ठीक कर सके। अब तो मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की है। वो नखुसत से गोया हुआ। अगर तुमने मुझ पर यकीन करके गलती की है तो फिर तुम अपना इलाज किसी और से क्यों नहीं करवा लेते? वामी के मशवरे पर इसके तन बदन में आग लग गई। मैंने अरबों रुपए तुम्हें दिए, तुम्हारी जान बख्शी है, और जो लोगों की गई रिसर्च से मैं साल में अरबों खरबों रुपए कमाता था, वो ज़रिया भी तुम्हारे दामाद की वजह से ज़ाया हो गया। इसे मेरा दामाद कहने की ज़रूरत नहीं है। असलान का नाम सुनते ही वामिक के दिमाग में आग लग गई। इसकी बात पर वो ज़ोर से हंसा। इस पर इतना भड़क क्यों रहे हो? तुम्हें तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इसकी वजह से हम दोनों के दरमियान दुश्मनी ख़त्म हो गई। वैसे तुम्हारी दुश्मनी हकीकत में अपने दामाद से ही सच्ची निकली। मेरे साथ दुश्मनी निभाने का तो शायद तुम नाटक करते थे। इसकी बात सुनकर वामिक के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। ये एक कड़वी हकीकत थी जिसे वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। असलान शाह से दुश्मनी निभाने की खातिर उसने अपनी बीवी के कातिल को माफ़ कर दिया था, और आज नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इसका इलाज भी खुद कर रहा था, जिसे अपनी रिसर्च बचाने के लिए खुद को सालों साल कैद में रखा। आज अपने ही रिसर्च इसके नाम कर डाली। इसकी बीमारी
करने की खातिर वो दिन रात कोशिश करता था, लेकिन शायद अजलान शाह से दुश्मनी बरकरार रखने की खातिर वो इस इंसान की गुलामी भी कर सकता था। और ये बात इसके लिए कतई गलत न थी। पता नहीं वो सही है या गलत, मगर अपनी बेटी को हमेशा ही इस इंसान से दूर रखना चाहता था, क्योंकि उसे अजलान शाह से एक अजीब बैर बंध किया था। शायद इसीलिए कि आज तक इसे कोई झुका नहीं पाया था, मगर अजलान शाह पर इसका हुक्म नहीं चला। ना ही उसने वामिक की किसी बात को खातिर में लिया। उसने हमेशा वही किया जो उसका दिल चाहा। और आखिर में जब उसकी बेटी को अपने साथ ले जाने की बात की, तब वामिक का दिमाग ख़राब हो गया। उस इंसान से एक अजीब सी नफरत महसूस होने लगी थी, मगर इस नफरत के ताबूत में आखिरी कील उसकी अपनी बेटी ने ठोक दिया। जब उसने कहा कि वह अजलान शाह को माफ़ कर चुकी है, वही दिन था जब उसने अजलान शाह को जान से मार देने की ठान ली थी। और इस नफ़रत में वो इस कदर आगे निकलता चला गया, इसे खुद भी मालूम नहीं हुआ वो किस कदर गलत और गुनाह कर चुका है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी नफ़रत गहरी हो रही थी। हर पल ये बात सुकून नहीं लेने देती थी। जिस इंसान को जान से मारने की साजिश रची, उसे ही अपने हाथों से बचाना पड़ा। अगर अब वो वापस उनकी ज़िंदगी में आ गया, ये सोच बहुत पहले इसके दिमाग में आई थी। और इसी सोच के चलते वामिक ने ऐसी साजिशें रची थी कि अगर वो वापस उनकी ज़िंदगी में आ भी जाए तो इसकी बेटी खुद ही अपने हाथों से अजलान शाह की जान ले लेगी। आज बड़े दिनों बाद अपनी जान से मिला, दिल खुश हो गया। जैकेट उतार कर एक तरफ रखते हुए वो अलमीरा के बारे में सोच कर मुस्कुराया। आंखों से लेंस निकाल कर वापस अपनी जगह पर रख दिए। उफ, पता नहीं ये लड़कियां सारा दिन लेंस लगा कर कैसे घूम लेती हैं। मुझे तो कुछ वक्त की एक्टिंग के लिए ही ये बर्दाश्त करना मुहाल हो गए थे। वार्डरोब से अपने लिए कपड़े मुंतखब करके वो फ्रेश होने चल दिया। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, कोट और रेड टाई की नाच बांधने के बाद वो दिल जमी से अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गया। चेहरे पर मुस्कुराहट रखसा थी। आज भी उसे मेरी नज़रों से फ़र्क पड़ता है। मेरी कुर्बत उसका दिल धड़काती है। जब वो इसकी तरफ झुका था तो इसकी नज़रें मुसलसल अलमीरा के चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रही थी। वो जो तासुरात देखने को मिले, इसे देखकर अजलान शाह का दिल अंदर तक सरशार हो गया। ये मेरे लिए खुशखबरी है। लगता है मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बालों को अच्छी तरह सेट करके उसने अपनी तैयारी पर आखिरी नज़र डाली और फिर परफ्यूम उठाकर स्प्रे करते ही फ़ायज़ा को कॉल मिला दी। तुम दोनों कब तक निकलोगे? बस मैं उसके साथ निकल रही हूँ। आप जहाँ से वहाँ पहले ही पहुँच जाएं ताकि उसे शक ना हो। फ़ायज़ा से बात करते ही चेहरे पर मुस्कुराहट लिए गाड़ी की चाबी उठाकर वो बाहर निकल आया। वैसे फ़ायज़ा, उस दिन भी मैं जोसेफ से पूछना भूल गई, वो शादी किससे कर रहा है? इसे तो अपने हैंडसम होने का इतना गुरूर था कि वो किसी एक लड़की पर इक्तफा ही नहीं कर सकता था। हर चौथे दिन तो वो नई लड़की को डेट कर रहा होता है। हाँ, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पिछले 2 हफ्ते से सिर्फ लोना को डेट कर रहा था। ड्राइव करते हुए फ़ायज़ा ने उस पर हैरत का पहाड़ तोड़ा। वही लोना जिसके मजाज नहीं मिलते। हाँ, वही। ये दोनों 2 महीने तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे और मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं हुई। रूह ने मुंह बनाया। तुमने उस पर ध्यान दिया होता तो शायद इस बात के बारे में कुछ खबर होती। हाँ, वो चूसा हुआ आम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता नहीं लड़कियों को उसके अंदर क्या नज़र आता है जो इसके पीछे दौड़ी चली जाती हैं। मुझे तो वो कहीं से भी हैंडसम या पुरकशिश नहीं लगता। इसे पता चल जाए तुम उसके बारे में ऐसे ख्यालात रखती हो तो यकीनन उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो हमारा दोस्त है। फ़ायज़ा को इसकी बातों पर हंसी आई। सिर्फ बोलने की हद तक दोस्त है, वरना ऐसे लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हाँ, जानती हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारी पसंद क्या है। फ़ायज़ा ने माहौल में सनसनी फैला दी। और क्या है मेरी पसंद? रूह ने आंखें छोटी करके तीखे दोनों से उसे घूरा। मुझे लगता है जो लड़का हमें पुलिस स्टेशन में मिला था यकीनन वही तुम्हारी पसंद हो सकता है। फ़ायज़ा के ऐन दुरुस्त अंदाज़ा लगाने पर वो खामोश हो गई। तुमने सही कहा, इसमें ज़रूर कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था, मगर खैर मुझे उससे मोहब्बत नहीं। उसने खुले दिल से एतराफ़ किया। मोहब्बत भी हो ही जाएगी। गाड़ी को ब्रेक लगाते ही फ़ायज़ा ने मानी खेज़ अंदाज में इसकी तरफ देखा। ये कोई फैंटेसी तो नहीं जहाँ मुझे इससे प्यार हो जाएगा? अगर वो दोबारा मिलेगा तो मैं इसका सिर फोड़ दूँगी, वो मसनूई गुस्से से कहती हुई अपनी फ़्राक संभाल कर गाड़ी से उतरी। फ़ायज़ा भी आहिस्तगी से फ़्राक संभाल कर इसके साथ चलने लगी। इन दोनों ने ही सफ़ेद रंग की जालीदार घेरों वाली फ़्राक जेब तन कर रखी थी जो अमूमन यहाँ पर होने वाली शादियों में पहनी जाती थी। सफ़ेद स्टाइलिश सैंडल, बालों को जूड़े की
शक्ल देखकर कुछ आवारा लटों को आजादाना छोड़ा दिया गया था। गर्दन में नफीसा पेंडेंट और कानों में छोटे छोटे टॉप्स सजा रखे थे। चेहरे को हल्के फुल्के मेकअप से मुज़य्यन करके आंखों में काजल की धार और होठों को नेचुरल लिपस्टिक से सजाकर वो दोनों बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी। हाथों में सफ़ेद फूल और छोटे छोटे गिफ्ट्स भी थाम रखे थे जो शादी के बाद इनको बतौर तोहफा देने थे। अब देखना कैसे हमारी एंट्री पर होर्डिंग होगी। रूह की मगरूराना अंदाज पर फ़ाइज़ा को हंसी आई। हो सकता है आज ऐसा ना हो, क्या पता आज महफिल की तवज्जो कोई और लूट कर ले गया हो। तुम्हारे मुंह में खाक। फ़ाइज़ा के अंदाज पर वो तिल मिला गई। डरो मत, मैं तो यूं ही बोल रही थी, वो कहका लगा कर हंसी। जैसे ही वो दोनों चर्च में दाखिल हुए कुछ लोगों ने इन्हें मुड़कर देखा। आंखों में सताइश भी उभरी, मगर फिर सबने अपना रुख न्यू जोड़े की तरफ कर लिया। ये क्या हो रहा है? इनकी आंखें तो ख़राब नहीं हो गई? खुद को यूँ इग्नोर होते देख वो जी भर कर बदमज़ा हुई। मुझे लगता है ये लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि इनकी तवज्जो का मरकज़ कोई और बन गया है। फ़ाइज़ा ने इसकी तवज्जो एंडी की तरफ दिलवाई, जिसके गिर्द 25 से 30 लड़कियां जमा थी। देखो कितना हैंडसम लग रहा है ना। फ़ाइज़ा के बोलने पर जब रूह ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो निगाहें और दिल जैसे थम सा गया। शायद वो किसी बात पर मुस्कुरा रहा था और उसे मुस्कुराता देखकर रूह के लब भी अपने आप मुस्कुराए। अचानक जब इसकी भी निगाहें रूह की तरफ उठी तो इन सबसे एक्सक्यूज़ करता वो इसकी तरफ बढ़ा। हेलो मिस्टर टमाटर, ये कोई हसीन इत्तेफाक है या फिर मुझसे मिलने की आपकी कोई साजिश? वॉट, तुम पागल हो गए हो? मैं क्यों तुमसे मिलना चाहूँगी? और टमाटर किसको बोला? आपको। पैंट की जेबों में हाथ डाल वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। होठों पर मध्यम मुस्कुराहट रक्सा थी। शायद वो इसके खफा खफा तासुरात को आंखों में समो रहा था। मैं किस एंगल से तुम्हें टमाटर लगती हूँ? एक एक लफ्ज़ को चबाकर बोलते हुए आंखों में गुस्से के तासुरात लिए वो इसकी तरफ मतवज्जा हुई। भवों के दरमियान तेवरियाँ पड़ गई थी, बिल्कुल इस एंगल से। एंडी ने इसके नाक की नोक को उंगली की पोर से छुआ। ये हर वक्त गुस्से में लाल टमाटर सी हुई रहती है। गुस्सा तो तुम पर आएगा ना जब तुम हमारा पीछा करोगे। इसके नाराज़गी जताने पर वो ठंडी आह भर के रह गया। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था? तो फिर रोज़ाना हमें आते जाते क्यों देखते हो? मैं कसम खा कर कहता हूँ मैं देखना तो नहीं चाहता, लेकिन आप बार बार खुद ही नज़र आ जाती हैं। क्या मतलब आपका? वह इस अजीबोगरीब मंतक पर हैरान हुई। मतलब ये कि जैसे ही मैं सुबह अपने काम के लिए निकलता हूँ आप दोनों सामने से जा रही होती हैं। मैं फिर भी नहीं देखना चाहता, इसीलिए चश्मा लगा लेता हूँ। लेकिन बाखुदा चश्मा लगाने के बाद आप और भी साफ साफ नज़र आती हैं। उसने माना कि इस अंदाज में कहते हुए इसकी तरफ झुककर आंख दबाई। निहायत ही कोई फजूल आदमी हो। वो पाँव पटकती वहाँ से जोसेफ को विश करने चल दी। वो दोनों बातें कर रहे थे, इसीलिए वो इन दोनों को वहीं छोड़कर बाहर आ गई। वैसे भी इसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शादी का माहौल देखकर इसे अपनी खाला याद आई। जब अबरस के साथ कोर्ट मैरिज हुई थी तो खाला ने कितना वावेला मचाया था। इनके मुताबिक ये 2 साइन कर देना शादी नहीं हुई, बल्कि जब तक 3 बार कबूल है नहीं बोलेंगे तब तक शादी नहीं होती। पुराने वक्त को सोचकर उसे हंसी आई, मगर करीब ही किसी के नशे में धुत आवाज़ उभरने पर चौंक कर मुड़ी। ओह फ़ाइज़ा, तुम और तुम्हारी दोस्त कमाल हो। माइकल इसके करीब आया। फ़ाइज़ा ने ठंडी आह भर के इसके लड़खड़ाते कदमों को देखा। नशे की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। तारीफ़ का बेहद शुक्रिया। अंदर जाकर जोसेफ की शादी एंजॉय करो। ओह हाउ रूड। मैं आज बहुत दुखी हूँ और जोसेफ की शादी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करना चाहता, इसीलिए अपना गम गलत करने के लिए तुम्हारे पास आ गया। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना शोर मचाऊंगी। फ़ाइज़ा की वार्निंग भी किसी काम नहीं आई। अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम मेरा यकीन करो, आज से 4 महीने पहले लोना ने मुझे डेट किया था और कहा था वो मुझसे शादी करेगी, लेकिन फिर इसे जोसेफ मिल गया और जोसेफ की खातिर उसने मुझे चीट किया। तो क्या तुम्हारी इस स्टोरी पर मैं तुम्हारे आंसू साफ करूँ? कर दो। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ तुम और तुम्हारी दोस्त किसी को भी डेट नहीं करती। अगर तुम मुझे डेट करोगे तो लोना जल जाएगी। हम अंदर जाएंगे और मैं उसे बताऊंगा तुम मुझे डेट कर रही हो। इसके बाद अगर हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम सच में एक दूसरे को डेट करेंगे। इसके ऑफ़र पर फ़ाइज़ा को हंसी आई। तुमने अपनी डेट वाली शक्ल देखी है? यू आर इंसल्टिंग मी। इसने आगे बढ़कर फ़ाइज़ा की कलाई को सख्ती से थामा। इससे पहले कि इसकी इस हरकत पर फ़ाइज़ा खुद कोई कदम उठाती, इससे पहले ही किसी ने माइकल के मुंह पर ज़ोरदार घूंसा दे मारा और एक झटके में फ़ाइज़ा की कलाई इसके हाथ से छुड़वाई।
शुक्रिया कहने के लिए जैसे ही फ़ाइज़ा की नज़र उसकी तरफ उठी तो पलटना ही भूल गई। तुम अपनी ही आवाज़ से कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। कब सोचा था 7 समंदर पार के फासले पर भी ज़िंदगी में कभी इस इंसान से मुलाकात होगी।